में एक बूढ़ा किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा सुरेश खेती बाड़ी संभालता था और काफी चालाक था, और वही दूसरा बेटा रामू बहुत ही भोला था। वो कोई भी काम सही से नहीं करता था। उसे कोई भी काम बताते वो सब काम उल्टा ही करता था। सुनो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बेटा सुरेश, तुम्हारा छोटा भाई रामू बहुत सीधा है। मुझे समझ नहीं आता ये क्या करेगा। मुझे इसकी बहुत चिंता सताती है। इस रामू का तो मैं भी क्या करूँ पिताजी, इसे तो कुछ भी काम नहीं आता। अगर इसे कोई काम दो तो ये उस काम को उल्टा करता है। पता नहीं ये रामू इतना मूर्ख कैसे हो गया। अरे कहाँ से मूर्ख दिखता हूँ मैं तुम्हें? काकी ने जब तुम्हें अच्छी और सस्ती सब्जी लाने को कहा था तो तुम खराब सब्जी लेकर क्यों आए? हाँ तो मैंने सब्जी वाले से कहा कि मुझे सस्ती सब्जियाँ चाहिए, तो उसने मुझे सस्ती सब्जियाँ दे दी, और मुझे क्या पता था कि सस्ती सब्जियाँ खराब आती है। अच्छा, तो तुम्हें आज पता चला कि सस्ती सब्जियाँ खराब आती है। और कल तुमने नदी में छाछ क्यों डाली? कल भाभी ने मुझे मछली पकड़ के लाने को बोला था, तो मैंने सोचा मछली को भी छाछ अच्छी लगती होगी, इसलिए वो छाछ पीने ऊपर आ जाएगी और मैं उसे पकड़ लूँगा। रामू, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मछलियाँ भी छाछ पीती हैं? छाछ केवल इंसान पीते हैं। मूर्ख इंसान, जाओ यहाँ से और अपने भैया के साथ जाकर खेतों में काम करो। नहीं पिताजी, मैं इसे अपने साथ खेतों में नहीं लेकर जाऊंगा, ये सभी काम बिगाड़ देता है। सुनो रामू बेटा, जैसा तुम्हें सुरेश बोले तुम वैसा ही करना। अपना दिमाग थोड़ा भी मत लगाना। जाओ दोनों। फिर वो दोनों वहाँ से अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। हे भगवान, इस रामू का क्या होगा? आप ही मेरे रामू की रक्षा कीजिए। उधर वो दोनों भाई खेत में पहुँच जाते हैं। सुनो रामू, मैं बैलों की सहायता से खेतों में बीज डाल देता हूँ। जब तक तुम बैलों के पीने के लिए पानी कुएं में बाल्टी डालकर निकाल लेना। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। लेकिन याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर सुरेश अपने काम पर लग जाता है। भैया ने कहा है कि कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाल दो। इस काम को मुझे बड़ी ही सावधानी से करना होगा, कोई गड़बड़ी नहीं करनी होगी। फिर रामू बाल्टी के बिना रस्सी बंधे ही उसे कुएं में डाल देता है और बाल्टी के ऊपर आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद सुरेश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ रामू, तुमने अभी तक कुएं से पानी नहीं निकाला? भैया, आपने ही तो कहा था कि बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकाल लेना। मैंने बाल्टी को तो कुएं में डाल दिया, लेकिन बाल्टी ऊपर ही नहीं आ रही। अरे मूर्ख आदमी, बाल्टी की रस्सी बांधकर निकालने को बोला था। तूने तो कुएं में बाल्टी को ऐसे ही डाल दी, और भला बाल्टी अपने आप ऊपर कैसे आएगी पानी लेकर? मैंने पिताजी से कहा था कि तू काम बनाने के बदले काम बिगाड़ देता है, फिर भी पिताजी ने तुझे मेरे साथ भेज दिया। फिर शाम होने पर दोनों भाई घर चले जाते हैं। घर जाकर सुरेश अपने पिता को सारी बात बता देता है। क्या करूं मैं तुम्हारा? कल से तुम सुरेश के साथ नहीं जाओगे। कल से तुम अकेले ही जंगल में लकड़ियां लेने जाओगे। पिताजी, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं। वो तो समय बताएगा, लेकिन आज तुम कोई भी गड़बड़ मत करना। पिताजी, अब आप चिंता मत करो, मैं जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। बहुत काम है पिताजी, आज मुझे बहुत काम है। अब मैं पिताजी आपके चेहरे पर हंसी लाकर ही रहूंगा, मैं कह देता हूँ पिताजी, अब आप देख लेना। मैं भी तुम्हें इसी तरह देखना चाहता हूँ, खास भगवान ऐसा ही हो। ठीक है, चले जाओ अब और अपना ध्यान रखना। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। मैं निकल तो गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ और ना ही मैं जंगल में पहुँचा। ये क्या हो गया? अब तो मेरा सारा काम धंधा ही बंद हो गया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो और तुम्हारा धंधा कैसे बंद हो गया? क्या बताऊं भाई मैं तुम्हें, मेरे पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी
और अब वो भी टूट गई। जिसके सहारे मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचा करता था, उसी से मेरा घर चलता था। अब मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। अरे तुम परेशान मत हो, तुम मेरी कुल्हाड़ी ले लो। तुम मेरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा काम देखना दुगना हो जाएगा। ले लो, तुम मेरी कुल्हाड़ी ले लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे कुल्हाड़ी नहीं देते तो आज शाम को मेरा परिवार भूखा ही रहता। अरे कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। जाओ तुम जाकर लकड़ियाँ काटो। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मैंने उसे कुल्हाड़ी तो दे दी, लेकिन अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? अगर घर गया तो पिताजी और भैया मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। फिर रामू वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ रामू, तुम जंगल से इतनी जल्दी ही लौट आए? पिताजी वो क्या है ना, आज तो मैंने काम ही नहीं किया क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी मैंने किसी और को दे दी। ये क्या बोल रहे हो? ये मैं तुमसे क्या सुन रहा हूँ? पिताजी जब मैं जंगल में गया तो रास्ते में एक आदमी बहुत परेशान था और उसका घर केवल जंगल से लकड़ियाँ बेचकर ही चलता था और उसकी कुल्हाड़ी टूट गई थी, इसीलिए मैंने उसको अपनी कुल्हाड़ी दे दी। हे भगवान, क्या होगा इस रामू का? तुम कान खोल कर सुन लो। आज जो हुआ सो हुआ। अगर कल तुम पैसे लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ पिताजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह ही जंगल चला जाऊंगा। कल तो मैं पक्का पैसे कमा कर ही लाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू जल्दी ही जंगल की ओर चला जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आज मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, बस मैं किसी तरह जंगल पहुँच जाऊँ तो फिर बाकी काम तो आराम से कर ही लूँगा। फिर रामू जंगल में पहुँच जाता है। वो थोड़ी ही देर में बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेता है। अब सारी लकड़ियों को शहर में बेच आऊंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे और आज पिताजी भी पैसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर रामू लकड़ियाँ लेकर शहर की ओर चला जाता है। आज तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। आज मैं खाली हाथ नहीं लौट रहा हूँ, लेकिन आज इतना सारा काम करने के बाद हाथ पैर बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, बहुत सी थकान हो रही है। ऐसा करता हूँ थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू वही पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक चोर आ जाता है। अरे वाह, आज तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और आज तो पैसे मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर चोर चुपचाप से रामू के पैसों की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होने पर जब रामू की नींद खुलती है तो उसे अपने पैसों की पोटली कहीं दिखाई नहीं देती। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? मैंने तो मेरी पोटली को यहीं रखा था। लगता है मेरी पोटली हवा से उड़ गई। फिर रामू अपनी पोटली को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी पोटली कहीं नजर नहीं आती। तो वो तालाब के किनारे बैठकर रोने लगता है। ये तो सारा काम गड़बड़ हो गया। मैंने तो इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे और वो पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? किस मुंह से वापस जाऊंगा? सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अभी तक रामू की कोई खबर नहीं मिली। सुनो बेटा सुरेश, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है ये मेरा अंतिम समय है। तुम अपने छोटे भाई को परेशान मत करना, वो बेचारा थोड़ा सा मंदबुद्धि है, तो तुम बड़े भाई होने के नाते उसका ध्यान रखना और कभी भी जमीन जायदाद घर का कोई बंटवारा मत करना। दोनों हमेशा साथ ही रहना। इतना कहते ही रामू के पिताजी मृत्यु हो जाती है और उधर रामू के पैसे उसे नहीं मिल रहे थे। इस वजह से वो बहुत रो रहा था। उसे इतना रोता देख वहाँ वन देवता आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा तुम्हें? इतना क्यों रो रहे हो तुम? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम रोए जा रहे हो। क्या हुआ बताओ, क्या बात है? मेरे भैया और गांव के सभी लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सभी काम बिगाड़ देता हूँ और इसलिए भैया भी मुझे अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाते। इस तरह रामू सारी बात वन देवता को बता देता है। मतलब तुम इसीलिए बैठकर वहाँ रो रहे हो, लेकिन अब रोना बंद करो और अपने घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा।
जब तक मेरी पोटली मुझे वापस नहीं मिल जाती। अगर मैं ऐसे खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरे पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे और मैं अपने पिताजी को नाराज नहीं करना चाहता। रामू की ये सभी बातें सुनकर वन देवता कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसों की पोटली दे देता हूँ और आज के बाद तुम्हें कोई मन बुद्धि नहीं कह पाएगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन देवता, जो आपने मेरी इतनी मदद करी। ठीक है वन देवता, अब मैं अपने घर चलता हूँ। मेरे पिताजी मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है। पिताजी मैं आ गया, उठो जल्दी और देखो आज मैं पैसे कमा कर लेकर आया हूँ। रामू के बोलने पर उसके पिताजी कोई हलचल नहीं करते। भैया क्या हुआ पिताजी को? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी उठो, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। देखो आज तो मैं जीवन में पहली बार कोई कमाई करके लेकर आया हूँ। उठो पिताजी उठो, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। फिर कुछ ही देर में उसके पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो जी, पिताजी तो चले गए, अब हम क्यों ना जायदाद का बंटवारा कर लें। वो तो भूल कर चले गए कि जो भी है उसमें से आधा आधा बांट लेना। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी पिताजी का सबसे प्यारा बेटा रामू ही है और वो पिताजी की किसी भी बात को टालेगा नहीं। फिर रामू शाम होने पर अपने घर आता है। सुनो रामू, मैं ऐसा बोल रहा था कि पिताजी ने अपन को सब चीज आधा आधा बांटने को कहा है, लेकिन मैं भी सब चीज आधा आधा नहीं बांटना चाहता। हाँ तो बताओ भैया, आपको क्या चाहिए? मुझे अपने बगीचे का आम का पेड़ चाहिए, क्योंकि मैंने उस पेड़ को लगाया था। लेकिन भैया उस पेड़ में पानी तो मैंने ही डाला था, उस पेड़ को मैंने ही बड़ा किया है। तो फिर ठीक है, तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा ले लो और मैं पेड़ के ऊपर का हिस्सा ले लूंगा और इस बारे में अब दोबारा कोई चर्चा नहीं होगी। तुम्हें पता है ना पिताजी क्या कहकर गए थे कि तुम्हें हर बात मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। वो थोड़ा पागल है इसलिए मान गया। अब अपन फल बेचेंगे और वो आम के पेड़ के नीचे पानी देगा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुरेश आम को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे भैया जी, आप इन आमों को खरीदोगे क्या? तभी व्यापारी आम को देखकर बोलता है, अरे तुम्हारे आम तो काफी ताजा नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इन आम के काफी अच्छे दाम दे सकता हूँ। तुम मुझे ये सारे आम दे दो। फिर सुरेश वो सारे आम उस व्यापारी को दे देता है और वहाँ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है, कल से मैं और ज्यादा आम लेकर जाऊंगा। और ये सब पास में खड़ा रामू देख रहा था। यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाकर पेड़ में पानी दे और याद रखना, एक भी आम को हाथ लगाया तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर रामू पेड़ को पानी देने के लिए चला जाता है। अगर मैं इसमें से एक आम खा लूं तो भैया को क्या ही पता चलेगा। रामू जैसे ही एक आम खाने लगता है तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। अरे रामू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझसे बिना पूछे आम को हाथ लगाया। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैंने आम खा लिया। क्या तूने मेरा एक आम खा लिया? चला जा तू मेरे घर से, अब तुझे मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे माफ कर दो, आपके बिना मैं कहाँ जाऊँगा? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तू कहीं भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुझे मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से यहाँ से चला जा। फिर रामू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और उसी तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ वन देवता आ जाते हैं। क्या हुआ रामू, आज तुम फिर से अकेले बैठे हो? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? वन देवता, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इस दुनिया में मेरे भैया और भाभी के सिवा मेरा कोई भी नहीं है और अब उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया है। फिर रामू वन देवता को पूरी घटना बता देता है। तुम परेशान क्यों होते हो? मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। फिर वन देवता रामू को उपाय बता देते हैं। मैं सब समझ गया वन देवता, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर रामू वापस अपने घर चला जाता है
आज मैं बहुत सारे आम तोड़ूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। सुरेश ये सब बोल ही रहा था, तभी वहाँ रामू आ जाता है। भैया मुझे भी नाम का आधा हिस्सा चाहिए। तू यहाँ फिर आ गया और एक कुल्हाड़ी क्यों लेकर आया है? भैया मैं इस पेड़ को काटने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने मुझे नीचे का हिस्सा दिया है और आपने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है, तो मुझे झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, इसीलिए मैं ये पेड़ काटने के लिए आया हूँ। और वैसे भी ये मेरा हिस्सा है तो आपको क्या ही लेना देना, मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी करूँ, इसलिए आप सामने से हट जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, तू ऐसा मत कर। अगर तू इस पेड़ को काट देगा तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगर तू कहता है तो मैं इस पेड़ का आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा और अब से तू अपने ही घर में रहना, ठीक है? ठीक है भैया, अब से हम पेड़ के आधे आधे आम बाजार में बेचेंगे। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और अगर कोई भोला या मंदबुद्धि है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कब किसका कैसा समय आ जाए ये किसी को नहीं पता होता।